सोचिए जरा, हमारी जिंदगी के पहले 2-3 साल आखिर कहाँ गायब हो जाते हैं। ये एक ऐसा राज है जो हम सब से जुड़ा है, एक बिल्कुल ब्लैक होल की तरह, जहाँ से कोई पुरानी याद वापस नहीं आती। ये एक ऐसा वक्त है जिसका हर लम्हा महफूज होना चाहिए था, लेकिन जब भी पीछे मुड़कर देखा जाए तो वहाँ सिर्फ खामोशी नजर आती है। आज हम इसी दिलचस्प राज की तह तक जाएंगे। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि हमारी सबसे पहली यादें, हमारा बचपन आखिर जाता कहाँ है? एक खास उम्र से पहले का हमें कुछ भी याद क्यों नहीं रहता? चलिए आज किसी गुमशुदा अफराद के केस की तरह अपने ही जहन की इस सबसे बड़ी गुत्थी को सुलझाते हैं। अब अजीब बात देखें ना, एक छोटा बच्चा, वो भी तो एक मुकम्मल और ज़बरदस्त जिंदगी गुजारा होता है। पहली बार खाना चखना, माँ बाप की आवाज़ें सुनना, पहले कदम उठाना, ये सब कितने अहम माइलस्टोन्स हैं। ये सारे लम्हात सीखने और महसूस करने से भरे होते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद हैरानकुन हकीकत ये है कि बड़े होने के बाद इनमें से किसी भी तजर्बे का कोई वजूद बाकी नहीं रहता, बिल्कुल सिफर। अगर इन दोनों हालातों को आमने सामने रख कर देखा जाए तो सच में हैरानी होती है। एक तरफ बचपन के शुरुआती साल हैं जिसमें एक भरपूर जिंदगी गुजारी जा रही है, रोज़ाना कुछ नया हो रहा है, और दूसरी तरफ जहन में बची हुई यादों की तादाद बिल्कुल ज़ीरो होती है। इतना कुछ सीखने के बावजूद नतीजा एक खाली कागज़, जैसे एक पूरी की पूरी जिंदगी ही किसी ने मिटा दी हो। अच्छा, 1905 में मशहूर माहिर नफ्सियात सिगमंड फ्रॉइड ने इस पूरे फिनोमेनॉन को एक नाम दिया था, इन्फेंटाइल एमनीशिया। आमतौर पर लोग समझते हैं कि शायद छोटे बच्चों का दिमाग ही इतना कमज़ोर होता है कि वो कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाता, लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं है। मसला दिमागी कमज़ोरी का नहीं है, बल्कि इसकी असल वजह तो इससे कहीं ज़्यादा पेचीदा और हैरानकुन है। तो आते हैं अपने पहले हिस्से की तरफ, इब्तिदाई यादों का सबूत, यानी शुरू में हमें वाकई सब याद रहता है। साइंस एक आम गलतफहमी को बिल्कुल गलत साबित करती है कि बच्चे यादें महफूज नहीं कर सकते। 1980s में रुटगर्स यूनिवर्सिटी की साइकोलॉजिस्ट कैरोलिन रोवे कॉलियर ने एक निहायत ही शानदार तजुर्बा किया। उन्होंने एक बच्चे के टखने से रिबन बांधकर उसे ऊपर लटकते हुए एक खिलौने से जोड़ दिया। बच्चों ने फौरन सीख लिया कि उनके पाँव मारने से खिलौना हिलता है, और मज़े की बात यह है कि चंद दिन बाद जब उन बच्चों को वापस लाया गया तो उन्होंने देखते ही फिर से पाँव मारना शुरू कर दिया, जो इस बात का पुख्ता सबूत था कि वो मालूमात अभी भी उनके जहन में महफूज थी। और इस तजुर्बे में टाइमलाइन बहुत हैरानकुन थी। 2 महीने के बच्चों की याददाश्त कुछ दिनों तक कायम रही, जबकि 6 महीने के बच्चों को यही बातें हफ्तों तक याद रहीं। इस नतीजे से ये बात 100% वाज़े हो जाती है कि इब्तिदाई इंसानी दिमाग सीखने और याद रखने की मुकम्मल सलाहियत रखता है। तो फिर सवाल वही आता है कि ये यादें हमेशा के लिए गायब क्यों हो जाती हैं? ये चीज़ हमारी इस तहकीक को और भी गहरा बना देती है। हिस्सा दूसरा, दिमाग की तामीर और तबाही, यानी एक बच्चे के दिमाग की जिस्मानी हुदूद क्या हैं। इस मिस्ट्री को सुलझाने के लिए पहले हमें दिमाग के स्ट्रक्चर को देखना होगा। बुनियादी तौर पर दिमाग के मुख्तलिफ हिस्से एक टीम की तरह काम करते हैं। जो हिपोकैम्पस है वो यादें बनाने का मेन इंजन है, जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स के साथ मिलकर मेमोरीज को टैग करता है। लेकिन छोटे बच्चों में डेंटेड जाइरस, जो असल में नई यादों का मेन दरवाजा है, वो 2 से 4 साल की उम्र तक मुकम्मल तौर पर जुड़ता ही नहीं है। इस अधूरी साख्त की वजह से शॉर्ट टर्म मेमोरीज लॉन्ग टर्म स्टोरेज में मुंतकिल ही नहीं हो पाती, यानी आसान लफ्जों में आपका हार्डवेयर अभी बन ही रहा होता है। अब थोड़ी सी रफ्तार बढ़ाते हैं और 2014 की एक बहुत ही ग्राउंड ब्रेकिंग दरियाफ्त पर आते हैं। टोरंटो में रिसर्चर्स शीना जॉसलिन और पॉल फ्रैंकलिन ने एक फिनोमेनॉन की ताकत को पहचाना, जिसे न्यूरोजेनेसिस कहते हैं। ये जिंदगी के पहले चंद सालों में हिपोकैम्पस के अंदर नए न्यूरॉन्स बनने का एक इंतहाई तेज और गैर मामूली अमल है। इस दौरान दिमाग बहुत तेजी से बड़ा हो रहा होता है और नए सर्किट्स जोड़ रहा होता है। अब साइंस जर्नल में पब्लिश होने वाले इन माउस एक्सपेरिमेंट्स को देखिए। जब बड़े चूहों में मसनूई तौर पर इस न्यूरोजेनेसिस को बढ़ाया गया तो पता है क्या हुआ? वो अपनी पुरानी यादें भूलने लगे। और इसके बरक्स, जब छोटे चूहों में इस न्यूरॉन बनने के अमल को थोड़ा स्लो किया गया तो उनकी यादें नॉर्मल से ज्यादा अरसे तक महफूज रहीं। ये दरियाफ्त सच में रोंगटे खड़े कर देने वाली है, क्योंकि ये क्लियरली साबित करती है कि दिमाग बनने का जो अमल है वही दरअसल इन पहली यादों को तबाह करने का सबब बन रहा है।
इसको ऐसे समझें, ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे दिमाग मुसलसल नए नए कमरे तामीर कर रहा हो और इस कोशिश में पुरानी दीवारें टूटती जा रही हों। नए सेल्स का ये जो सैलाब आता है वो बिल्कुल उन्हीं पुराने रास्तों और सर्किट्स को मिटा देता है जहां वो इब्तिदाई यादें बसी होती हैं। तामीर और ग्रोथ का ये खूबसूरत अमल अपने पीछे मौजूद हर पुरानी चीज को ढा देता है। अब आते हैं तीसरे हिस्से की तरफ, कहानी सुनाने वाला। ये हमारी पजल का नफ्सियाती यानी साइकोलॉजिकल हिस्सा है। सिर्फ बायोलॉजी से हटकर अगर हम साइकोलॉजी और ऑटोबायोग्राफिकल मेमोरी यानी ज़ाती यादों को देखें तो डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट्स मार्क हाउ और मैरी करिज ने 1990s के आखिर में एक इंतहाई दिलचस्प टेस्ट किया था। उन्होंने एक बच्चे की नाक पर सुर्ख रंग का एक निशान लगाया और उसे शीशे के सामने बिठा दिया, ये देखने के लिए कि क्या बच्चा खुद को पहचानता है या नहीं, क्योंकि सेल्फ रिकॉग्निशन यानी अपनी पहचान ही उस इंटरनल नरेटर की बुनियाद होती है। इस टेस्ट के जो रिजल्ट्स आए वो कमाल थे। 18 महीने से पहले के बच्चों ने शीशे में अक्स को देखा तो ऐसे बिहेव किया जैसे वो कोई दूसरा बच्चा हो, लेकिन 18 महीने क्रॉस करने के बाद उन्होंने उस अक्स को खुद के तौर पर पहचाना और शीशे के बजाय खुद अपनी नाक पर लगे निशान को छूने लगे। यहाँ पॉइंट नोट करने वाला ये है कि अपनी जात की ये पहचान बिल्कुल उसी वक्त उभरती है जब दिमाग में ऑटोबायोग्राफिकल यादें बनना शुरू होती हैं। तो बेसिक पॉइंट यहाँ ये है कि बिना किसी सेल्फ या जात के तस्वुर के कोई भी याद वाकई वजूद ही नहीं रख सकती। एक बहुत छोटे बच्चे में वो इंटरनल नरेटर होता ही नहीं है जो मुख्तलिफ तजुर्बात को जमा करके एक शख्सियत के साथ जोड़ सके। सीधी सी बात है, जब तक मैं का एहसास ना हो तब तक कोई तजुर्बा मेरा तजुर्बा नहीं बन सकता। चौथा हिस्सा, द कंटेनर, ज़बान बतौर यादों का ढांचा। हमारी इस मिसिंग पर्सन्स वाली इन्वेस्टिगेशन का आखिरी और शायद सबसे अहम क्लू है ज़बान। डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट कैथरीन नेल्सन ने बिल्कुल ठीक कहा है कि ज़बान यादों को एक ढांचा, एक स्केलेटन फराहम करती है। ज़बान के बगैर तजुर्बात बिल्कुल उस पानी की तरह हैं जिसका कोई बर्तन ना हो। जब तक हम बोलना नहीं सीखते तो आवाज़ें, एहसासात और रंग बस बिखरी हुई चीज़ें होती हैं, लेकिन अल्फाज मिलते ही इन बिखरे हुए एहसासात को एक तरतीब और एक कंटेनर मिल जाता है। और सिर्फ ज़बान ही नहीं, आपकी कल्चर यानी सकाफत का भी यादों पर डायरेक्ट असर होता है। कॉर्नेल यूनिवर्सिटी की एक तहकीक देखिए जो बताती है कि अलग अलग कल्चर्स में पहली याद की उम्र मुख्तलिफ होती है। डेटा के मुताबिक न्यूजीलैंड के माओरी कबाइल में जहां बचपन से ही कहानियां सुनाने का रिवाज ज्यादा है, वहां बच्चों को 2.5 साल की उम्र की बातें भी याद होती हैं। मगरबी ममालिक में एवरेज एज 3.5 साल है, जबकि ईस्ट एशियन कल्चर्स में जहां शख्सी कहानियों का कल्चर थोड़ा कम है, वहां ये उम्र 4 साल से भी ऊपर चली जाती है। तो सच में कल्चर लिटरली हमारी यादों को शेप करता है। तो चलिए सब कुछ सम अप करते हैं। आखिर इन मिसिंग सालों का असल सच क्या है? ये किसी एक चीज का नतीजा नहीं है। हिपोकैम्पस लंबी यादों के लिए तैयार नहीं था। नए न्यूरॉन्स बनने के तूफान ने पुराने सर्किट्स ढा दिए। उस वक्त सेल्फ या जात का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था जो एक्सपीरियंसेस को एंकर कर पाता, और ना ही ज़बान थी जो इन तजर्बात को एक तरतीब दे सकती। ये तमाम एलिमेंट्स एक ही वक्त में मिलकर हमारी पहली यादों को हमसे छुपा देते हैं। ये सब जानने के बाद ना सोच का जाविया बिल्कुल बदल जाता है। हम इसे दिमाग की नाकामी समझते हैं, जबकि दरअसल दिमाग याद रखने से कहीं ज्यादा बड़ा और जरूरी काम कर रहा था। वो तश्कील पा रहा था, वो आपको आप बना रहा था। इंसान बनने के उस खूबसूरत और अहम प्रोसेस में दिमाग अपनी ही बुनियादें दोबारा सेट कर रहा था। तो आखिर में मैं इस एक बहुत ही डीप और फिलोसॉफिकल सवाल के साथ आपको छोड़े जाता हूँ। अगर पहले 2-3 सालों का वो दिमाग फिजिकली मुकम्मल तौर पर नए सिरे से बना है और पुरानी यादों का, पहचान का कोई वजूद नहीं बचा, तो किसी भी पुरानी फोटो में मुस्कुराता हुआ वो बच्चा क्या वाकई वही शख्स है जो आज जिंदा है, या फिर एक नया इंसान बनने के लिए पहले वाले का मुकम्मल तौर पर मिट जाना जरूरी था? जरा सोचिएगा इस बारे में। आपसे अगली पेशकश में मुलाकात होती है।